हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर में हमने देखा था न्यूलैंड के अष्टक नियम और लोथर मेयर के नियम के बारे में। न्यूलैंड का अष्टक नियम संगीत के 7 स्वरों से स्टार्ट हुआ और संगीत के 7 स्वरों के बाद में कैल्शियम पे आके रुक गया। अब संगीत के 7 स्वर चले तो अच्छे, पर कैल्शियम के बाद में यहाँ आके रुक गए। अब क्या करें? क्या ऐसा कोई जीनियस होगा जो बताएगा इन 63 शब्दों को एक ही पीरियोडिक टेबल के अंदर? तो जन्म हुआ एक नए अवतार का, जिसे हम नाम देते हैं डिमिक मेंडलीव। ठीक है, इन्होंने भी एक क्या करा कि परमाणु भार तो लिया, पर साथ ही इन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुणों के बारे में भी चर्चा करते हुए चले। पहले यह पीरियोडिक टेबल लोथर मेयर द्वारा जो बताई गई पीरियोडिक टेबल थी वहीं से प्रूव हो गई थी, पर तुमको पता है जैसे फॉर एग्जाम्पल सीधी बातें लिखी हुई सबको समझ में आती है, टेढ़ी मेढ़ी बातें नहीं। तो इसी तरह लोथर मेयर का जो ग्राफ था वह कम आकर्षक था, यानी लोगों को वह कम समझ में आ रहा था। इसीलिए सबसे कारगर यह साबित हुआ कि हम लेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी को, यानी पीरियोडिक टेबल को। अब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को लिया गया तो वहां पर उन्होंने क्या करा, डेविड मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल थे उनमें परमाणु भार ही नहीं देखे, बल्कि उन्होंने उनके साथ में उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी अध्ययन किया और एक एक करके उनको परमाणु क्रमांक के अनुसार जमा दिया। तो हर प्रॉपर्टी जो ग्रुप थे वो उन्होंने बनाए थे 18 और 7 पीरियड में रखे। 18 ग्रुप बनाए, 7 पीरियड बनाए, दोनों को स्टेप बाय स्टेप रखते चले। तो हर पहला तत्व मतलब जो पहला बॉक्स आ रहा था वो एस ब्लॉक बना, पी ब्लॉक बना, डी ब्लॉक बना, एफ ब्लॉक बना, ऐसे। तो यहां पर लोथर मेयर की बातचीत होती है कि लोथर मेयर जो थे उन्होंने जो बताया था वो कैसे, तो उन्होंने ज्यादातर ध्यान दिया था तत्वों के कथनांक, गलनांक और द्रव्यमान पे, और जो मेंडलीव थे उन्होंने ध्यान दिया था सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज पे। मेंडलीव जो थे उन्होंने आवर्त सारणी को ही नहीं बताया, बल्कि आवर्त सारणी की पहले से ही भविष्यवाणी भी कर दी। यानी एकटा यदि फॉर एग्जाम्पल माने तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे तत्वों को पहले ही बता दिया था कि यह आने वाले समय में इनको खोजा जाएगा, इनके परमाणु क्रमांक ये रहेंगे, इनके परमाणु द्रव्यमान ये रहेंगे, ये तत्व का नाम ये होगा। पर उनके हिसाब से नियम और जो तत्व है वो हम अभी देखेंगे बोर्ड पे, दोनों तत्वों के बारे में मैं लिखूंगा एक साथ। अब हम वो बातें देखेंगे, वो विशेषताएं देखेंगे जो मेंडलीव की आवर्त सारणी देने के बाद में आई। डेविड मेंडलीव ने क्या क्या बताया उनके बारे में समझेंगे। टोटल तत्वों की बातचीत करें तो यहाँ पर मेंडलीव ने सिर्फ 63 तत्वों को ही ज्ञात थे उस टाइम पे, परमाणु भार के आधार पर था। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ये किसका आधार था भाई? परमाणु भार का। इसमें भी उन्होंने क्या लिया था? परमाणु भार लिया था। और परमाणु भार लिया, परमाणु भार पर क्या है? आधारित है, आधारित है, समझना इसको, है ना। फिर सेकेंड क्या बोला? अब परमाणु भार पे आधारित था, साथ ही साथ उन्होंने एक बात और बोली कि परमाणु भार पर जब यह चीजें आधारित है तो साथ ही साथ आपने इन्हें टोटल तत्वों की संख्या की बातचीत करे तो तत्व जो थे वो 63 थे उस टाइम पे। कितने तत्व थे? यानी जो एलिमेंट थे, एलिमेंट्स की बात करें तो 63 थे। अब 63 एलिमेंट होने की वजह से उन्होंने पीरियड जो लिए थे, यानी पीरियड्स की बात करें तो वो 7 लिए थे, और ग्रुप की बातचीत करें तो वो भी हमारे पास में 8 और 7 के लिए। फिर जैसे जैसे उन्होंने इनको 2 वर्गों में बांटा, दो, पहला उपवर्ग ए और दूसरा उपवर्ग था बी। यानी इन्होंने जो तत्वों को रखा वो 2 वर्ग में रखा, यानी उपवर्ग और उपवर्ग ए और बी, यानी 8 वर्गों को इन्होंने 2 वर्गों में बांटा। 1 से लेकर 8 तक की बातचीत ये।
ठीक है, इन्होंने इस तरह से 2 वर्ग बांटे। अब यही बातचीत यहां पर हुई कि पीरियड जो थे वो हमारे पास 7 ही थे, पर इस बार ग्रुप की जो डिजिट थे वो कितने हो गए, 9 हो गए। यानी यहां पर ग्रुप जो थे वो इंक्रीज हुए। जैसे जैसे ग्रुप बढ़े उन्होंने, ये कब हुआ, अब ये यहां से यहां तक परिवर्तन कब हुआ, यहां से यहां तक परिवर्तन हुआ था जब नोबल गैस आई थी। क्या, नोबल गैस शेष। जब नोबल गैस नहीं थी तो हमारे पास में पीरियड 7 थे और ग्रुप 8 थे। जब हमारे पास में नोबल गैसें आ गई तो पीरियड हमारे पास 7 हो गए और ग्रुप हमारे पास 9 हो गए। यहां पर ग्रुप बांटे थे, वैसे के वैसे ही ग्रुप यहां पर भी है अवेलेबल। तो उन ग्रुपों के माध्यम से और थोड़ा हल्का सा आगे और पढ़ोगे तो उनके बारे में भी पता चलेगा। अब मेडलिप की जो आवर्त सारणी थी, मेडलिप जो थे वो उन्होंने एक भविष्यवाणी करी थी। भविष्यवाणी यानी उन्होंने फ्यूचर बताया था। तो फ्यूचर की बातचीत करें तो फ्यूचर में उन्होंने बताया था कि मैं मर गया तो भी उसके बाद यह आएगा। यानी उन्होंने बोला था कि एल्यूमिनियम जो है, यानी एकता लिखा, क्या लिखा, एकता एल्यूमिनियम जो लिखा, जिसे हम आज गैलेनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैलेनियम, यानी जीई बोलते हैं। यह उस टाइम पे खोजा नहीं गया था, इसके लिए ने खाली जगह छोड़ दी और उसकी जगह एकता लिख दिया था। तो यहां पर फिर एकता ब्रोमोन हुआ, जहां पर हम स्टेंडियम बोलते हैं, आज उसे स्टेंडियम बोला जाता है। एक्स्ट्रा सिलिकॉन था जिसे हम आज जर्मेनियम बोलते हैं। एकता मैग्नेज था जिसे हम आज टेक्टियम बोलते हैं। यहां तक इन 4 तत्वों के बारे में पहले से ही भविष्यवाणी कर दी थी मेडलिप ने। ठीक है, तो यहां पर इसीलिए भी लोथर मेयर के अलावा मेडलिप के नियम को ज्यादा प्रायोरिटी दी। समझ रहे हो। अब आगे हम देखेंगे कि इन्होंने किस तरह से बांटा। तो मैंने आपको बताया पीरियड और ग्रुप में, पीरियड और ग्रुप में इन्होंने पीरियोडिक टेबल को अलग अलग भागों में बांटा। तो उसी हिसाब से हम आगे और देखेंगे। मेडलिप द्वारा आवर्त सारणी में जो ये बातें बताई गई थी वो 1869 वाला साल था, यानी 1865 और 1869, यानी मोस्ले लोथर मेयर और मेडलिप दोनों ने एक साथ अपनी पीरियोडिक टेबल को दिया था। यानी दोनों ने एक साथ बताया था और एक साथ बताने के कारण में ज्यादा प्रभावित थी मेडलिप की आवर्त सारणी, ना कि लोथर मेयर की। तो ये बातें भी आपको याद रखनी है। इसके बाद में हम देखेंगे थोड़े और तत्वों को मेडलिप के बारे में ही। मेडलिप ने क्या करा था कि परमाणु भार जो था, यानी जो परमाणु भार था, यानी बोले तो एटॉमिक वेट की बातचीत करें तो एटॉमिक वेट यहां पर जो संयोजकता थी और उसमें मल्टीप्लाई करा इन्होंने तुल्यांकी भार का, ऐसे। तो इन्होंने क्या करा, परमाणु भार को एक बैलेंसिंग करने के लिए इस सूत्र को लिखा। अब इस सूत्र का थोड़ा मतलब समझना स्टार्टिंग से, ठीक है। क्या है, जैसे मान लीजिए बी, क्या लिया हमने, बीई। अब Be4 होता है बेरियम, भार होता है वो 4.5 होता है, पर इसका जो तुल्यांकी भार बोले तो बैलेंसिंग की बातचीत करें तो बैलेंसिंग वेट जो होता है वो 3 है। तो बैलेंसिंग यहाँ पे 3 हम Be का, तो Be का यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करा तो 13.5 आया, यानी 3 5 जा 15 का 5 बन कैरी आया, 4 3 जा 12 और 1 13.5 आया। और यहाँ पर ये वाला जो परमाणु भार था वो गलत हुआ। तो इसीलिए बी का जो बैलेंसी थी तो बैलेंसी को बदलकर उन्होंने 2 कर दिया। जब बैलेंसी उन्होंने 2 करी और 2 का मल्टीप्लाई करा तो 9 आया। यहां पर ये बैलेंस करा उन्होंने एटॉमिक वेट का। तो एटॉमिक वेट का भी फॉर एग्जांपल में बताया मैंने आपको। ऐसे ही उन्होंने किन किन तत्वों के साथ कराए, यूरेनियम, इंडेनियम, पीटी, एयू, है ना। और कौन सा आता है एक जिसकी बैलेंसी हटाई थी, देखते हुए 1 मिनट, कोई छूट तो नहीं रहा है, ठीक है, हो गया। एक ये खुद लिखा है बी, ठीक है। तो इन तत्वों के साथ में उन्होंने क्या करा था,
बैलेंसिंग करी थी, यानी इन तत्वों का बैलेंस नहीं था, बैलेंस ही इसमें 3 थी, 2 करी, जब जाके उसका बैलेंस हुआ 9, यानी एटॉमिक वेट 9 आया। ऐसे ही इनोन में भी उन्होंने बैलेंसी करी थी, बैलेंसी हम और देखेंगे, ठीक है। ये मेडलिप ने अपने नियमों में करा, ये भविष्यवाणी करी, इसके बारे में बताया। अब हम देखेंगे आगे मोसले के नियम, उससे पहले हम कुछ नियमों की बातचीत करें। अब हम देखेंगे लास्ट में मेडलिप के दोषों के बारे में। तो दोष कौन कौन से थे, तो यहां मैं लिख रहा हूं उनके दोष नियम के। एक तो वो भैया क्या क्या नहीं बता पाए थे, तो यहां हम देखेंगे विस्तार के कि वो एक हाइड्रोजन की स्थिति नहीं बता पाए थे। एक हाइड्रोजन की स्थिति, क्या हाइड्रोजन कहाँ स्थित होगा, है ना। और तत्व जो थे वो अपने परमाणु, यानी ऐसे बोल सकते हो जो तत्वों के अपने का जो भार था वो अपने एटॉमिक वेट के अनुसार व्यवस्थित नहीं थे, कोई पहले रखा था कोई बाद में रखा था, ठीक है। तो यह एलिमेंट अपने भार के यानी वेट के हिसाब से, वेट के क्रम से स्थित नहीं थे, ये दूसरा होगा। तीसरा समस्थानिक, है ना, स्थिति, ये दोष है। ये 3 दोष आपको याद रखना है किसके, मेडलिप की आवर्त सारणी। हमने मेडलिप की आवर्त सारणी को देखा, स्टेप बाय स्टेप में ही सबके पार्टीजाल अलग कर देता हूं मैं, ये इसका पार्ट है, ये एक अलग पार्ट बताया मैंने आपको, ठीक है, और फिर ये एक अलग पार्ट बताया मैंने आपको। तो ये नोट्स अलग अलग बनाने भाई, पहले मेडलिप के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन, फिर उन्होंने जो फ्यूचर की बात करी वो, फिर हम एटॉमिक भार में जो चेंज करा वो, और फिर उसके दोष के नियम, दोष के नियमों के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखेंगे आगे, यहां पर सेकेंड में हम स्टार्टिंग करते हैं मोसले के नियम को, ठीक है, क्योंकि मेन तो वही था जिन्होंने परमाणु भार ना लेते हुए परमाणु क्रमांक लिया। इन्होंने भी परमाणु भार ही लिया था, याद रखना है ना, पिछले वीडियो में कहीं बोला हो तो याद रखना है कि आपको डिनोट करना है परमाणु भार पर आधारित लिया है, मैंने लिखा है इसीलिए परमाणु भार पर आधारित है, ना कि परमाणु क्रमांक पे। तो हम जो आधुनिक पीरियोडिक टेबल अब जो पढ़ते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब अभी तक हमने सिर्फ वैज्ञानिक जो थे, जो रासायनिक थे, वो सिर्फ परेशानी हो रहे थे, अपने जीवन के जो काल दिए थे उनके बारे में ही पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था पिछले वीडियो में कि जो ब्लड होता है उसके अंदर कौन सा क्या ब्लड के अंदर क्या कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, तो उसका आंसर है आयरन। क्या पाया जाता है, आयरन। तो भाई इस वीडियो में मैंने आपको उसका आंसर दिया, ठीक है। अब आपके लिए एक और क्वेश्चन रहेगा मेरी ओर से कि बताइए कि ये एक्टा ब्रोमोन और एक्टा में कहां पे एडजस्टमेंट है इनके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक, यानी एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर बताने इन चारों के। मेडलिप की आवर्त सारणी में हमने पिछली चीजों को देखा, एक हमारी आती है डेफिनेशन, डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन देखेंगे हम, इनके द्वारा एक डेफिनेशन को दिया गया। अब डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन बोला कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of elements are the function of their atomic masses, ठीक है। यानी भौतिकी और रासायनिक जो गुण धर्म थे तत्वों के, वो फंक्शन में एटॉमिक मास आवर्ती फलन होते हैं, यानी परमाणु द्रव्यमान, यानी रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान हैं। रासायनिक गुण यानी भौतिक और रासायनिक गुण, हिंदी में भी लिख देंगे हम, भौतिक और
रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुण उनके क्या है, परमाणु द्रव्यमान है ना। अब यहां पर हमने लिखा भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमान है। सॉरी, यहां प्रॉपर्टीज पीरियोडिक लिख दो, पीरियोड्स फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। क्लियर। अब इसके बाद में एक चीज और देखनी है आपको कि मैंने एक लास्ट लाइन बोली थी कि इन्होंने जो दोष नियम में बताया था कि ये तत्वों को अपने भार के नियम के अनुसार नहीं रखते हुए पहले तत्व पहले कैसे भरा जाता। मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास में Ma तत्व है, यदि इसका एटॉमिक मास टर्म है तो इसके बाद में Mb वाले को, फिर Mc वाले को ऐसे भरा जाएगा। परंतु यहां पर कुछ एक्सेप्शन भी आते हैं, यानी अपवाद आते हैं। यहां पर मोस्ट आईएमपी के ऑप्शन है, ये पूछे भी जाते हैं नीट और जेई एग्जाम में। नीट में पूछा ही जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो भाई देखो नीट में ज्यादातर क्या है, ऐसे नॉर्मली पीरियोडिक टेबल से क्या क्वेश्चन निकाले, 18 से 19 क्वेश्चन पूछेंगे वो इनमें एग्जाम में। तो 18 से 19 क्वेश्चन तो ये एक ही चैप्टर में से, पीरियोडिक टेबल में से, सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 18 से 19 टेबल क्वेश्चन है। तो इनऑर्गेनिक के में से 18 से 19 क्वेश्चन आते हैं, तो यानी 72 नंबर्स, यानी क्वेश्चन ऑफ नंबर की ये बात करें तो यहां पर हमें 72 नंबर्स की बातचीत करनी है। तो इसमें से कुछ ना कुछ तो यहां से आएगा। तो वो पूछ लेता है कि बताइए कि एटॉमिक बेस में जब मेडलिप ने ये नियम दिया था तो कौन से ऐसे नियम थे जो मेडलिप द्वारा गलत हुए थे, यानी जो भार भर रहे थे वो नहीं भरा पा रहे थे। तो उन्होंने लिया था कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट और निकल। अब बातचीत करें कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट आता है, इसका एटॉमिक जो भार है यानी वेट है 58.91, ठीक है। और निकल का कितना है 58.71, यानी यहां पर एटॉमिक वेट कोबाल्ट का ज्यादा है पर निकल का कम, क्योंकि निकल पहले आता है कोबाल्ट बाद में आता है। तो ऐसा क्यों, तो यही रीजन है कि मेडलिप के यहां पर वो ये नहीं बता पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ठीक है, तो यहां पर कोबाल्ट बड़ा है, ये पहले आएगा। तो यहाँ पर बड़े होने के कारण आपको मैं होमवर्क में देता हूं, तो बताइए मुझे कि एटॉमिक, आप पीरियोडिक टेबल देख सकते हो क्योंकि ठीक है। तो मैं 3 क्वेश्चन, एक हो गया हमारा ऑर्गन और पोटेशियम ये, अगला है टी और आई, ये दोनों। तो 1, 2 और ये 3, इन तीनों के बारे में आप बताइए कि इन दोनों में से कौन कौन से लिखे जाएंगे पहले।